Hello everyone, before starting the video, let's go through a disclaimer. This video is for educational purposes only. तो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को ओवरव्यू कर रहे थे उसका ये लास्ट और थर्ड पार्ट है. थोड़ा सा बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है. तो लास्ट वीडियो में हम नरसिम्हम कमेटी 2 तक कर चुके थे. अब हमें देखना है कि लिबरलाइजेशन में और क्या स्टेप्स लिए गए थे. देखिए, इसमें अगर कुछ स्टेप्स की बात की जाए तो क्या किया गया था, जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया था, उनको शुरू किया गया था. रेटिंग एजेंसीज कौन सी है? केयर, इकरा, क्रिसिल, ये सारी. ठीक है, जैसे अभी सिविल आप लोग हैं, ये सभी रेटिंग एजेंसी हैं. उस तरीके से 2 स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए थे. ये सब लिबरलाइजेशन के टाइम की बातें हम कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है, जो स्टॉक एक्सचेंज थे उसमें स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू कर गई थी, जो कि आजकल चलती है. ठीक है, अब वो वाला नहीं है जो आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, गुरु पिक्चर में, वैसा नहीं है. अब क्या हो गया था, स्क्रीन बेस्ड शुरू हो गया था. मतलब कि स्क्रीन से, जो कि आज की डेट में स्टॉक ट्रेडिंग है, कुछ कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप. ठीक है, कैपिटल मार्केट में डिपॉजिटरी एक्ट शुरू कर दिया गया था. डिपॉजिटरी एक्ट 1996 इसको लागू किया गया था. जिसके बाद क्या हुआ था, 2 डिपॉजिटरीज, नेमली सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये सेटअप किए गए थे. डिपॉजिटरीज का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये कैपिटल मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट संबंधित है. ठीक है, कि आप जब कैपिटल मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ होते हैं ना, जो आज की डेट में आप डीमैट बोलते हैं, वो भी क्या है, डीमर्टलाइज सिक्योरिटीज़ है. उसी तरीके से पहले डिपॉजिटरी एक्ट आया था, जिसके बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी सीडीएसएल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये दोनों सेटअप किए गए. किसमें? लिबरलाइजेशन में जो स्टेप्स लिए गए थे उसके अंतर्गत. शॉर्टनिंग ऑफ द सेटलमेंट साइकिल. देखिए, सेटलमेंट साइकिल क्या होता है. सेटलमेंट साइकिल बेसिकली क्या है कि जब आप स्टॉक्स लेते हैं तो वो लेने से लेकर आपके अभी तो डीमर्टलाइज्ड है तो सब कुछ बहुत फास्ट हो जाता है. पहले ऐसा नहीं था. पहले क्या होता था कि कम से कम 30 दिन लग जाते थे आपका स्टॉक परचेज या सेल करने में, सेटल होने में. जैसे अभी T+2 है, T+3 है, उस तरह से वैसे ही. तो पहले क्या था, जो सेटलमेंट था वो 14 दिन का था, कुछ ही किसी केस में 30 दिन का था. उन सबको अब शॉर्ट किया गया, मतलब कम किया गया. और कितना कर दिया, रिड्यूस करते करते 2002 में कितना हो गया, T+3 और T+2. T+3 मतलब क्या है, टी मतलब टुडे, आज का दिन हो गया, और +3 दिन और वर्किंग डेज की बात हो रही है. इसी तरह T+2 तो अप्रैल 2003 में ये रिड्यूस करते करते इसको 30 दिन से T+2 तक ले आए थे. ठीक है, ये समझ लीजिएगा. इससे क्या होता है, रिस्क बहुत कम हो जाते हैं. अगर सेटलमेंट साइकिल लंबा है ना तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कस्टमर के, मतलब बायर और सेलर दोनों के लिए. बेसिकली बायर के लिए ज़्यादा रिस्क होता है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया 1992. 1992 में एफआईआई, जैसे 2 तरह के मैंने आपको पहले वीडियोस में ही बताए हैं. एक होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एक होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बेसिकली एनआरआईज आते हैं जो किसी भी समय अपना पैसा हटा सकते हैं. एनआरआईज भी आते हैं और बाहर के लोग भी आ सकते हैं, ओसीआई वगैरह भी आ सकते हैं इसमें. तो वो किसी भी वक्त अपना इसमें पैसा बहुत फास्ट मूव करता है. ज़रा सा अगर आपको मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो तुरंत पैसा दूसरी जगह मूव कर जाता है. तो एफआईआई इसको परमिशन कब से मिली है, 1992 से मिली है. अब बात करते हैं फेज़ 4 की. बहुत लंबा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है चैप्टर. ये है पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी 2010 टू प्रेजेंट. देखिए, आप में से जितने भी लोग बैंक हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद होंगे. ये 2008-9 के आसपास शुरू हुआ था, जिस टाइम पर रिसेशन आया था. लेमन ब्रदर्स वाला यूएस में जो फेलियर हुआ था, उसके बाद ही आया था. तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स मॉर्टगेज मार्केट एंड देयर आफ्टर एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये आप सबको पता है. लेमन ब्रदर्स सबको याद है क्योंकि ये बहुत रिसेंट इंसिडेंट है, इसीलिए आप लोगों को याद होगा ये. ठीक है, इससे पहले हम इसको आगे पढ़ें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द फ्रेंड्स एंड सेव द प्लेलिस्ट ऑल्सो. मैंने प्लेलिस्ट इसमें बना दी है, जिससे कि आप कोई भी मॉड्यूल खत्म करना चाहें तो पूरा मॉड्यूल आप एक साथ सारे चैप्टर्स देख सकते हैं. किसी भी तरह के सजेशन के लिए प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ बीन मार्क्ड बाय द फॉलोइंग. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हो वो बताया गया है. फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स जनधन योजना एंड लेवरेज ऑफ द जैम ट्रिनिटी. जैम क्या होता है, जनधन आधार मोबाइल, ये आप सबको पता है. तो मतलब कुल मिलाकर के प्राइम मिनिस्टर की जनधन योजना पीएमजेडीवाई शुरू किया गया और जैम ट्रिनिटी को बढ़ावा दिया गया, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी को. लाइसेंसिंग ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स, नेमली द पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी आप लोग को याद होगा कि 2014 के बाद से स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे पेटीएम बैंक हो गया, या आपका उत्कर्ष बैंक हो गया, या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, एयरटेल बैंक हो गया, ये सब शुरू किए गए. इनका क्या बोला गया, डिफरेंशिएटेड बैंक. इन सबको लाइसेंस देना शुरू किया आरबीआई ने. रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोरे. आप ये ध्यान रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के लिए कौन सी कमेटी थी, नचिकेत मोरे कमेटी ने रेकमेंड किया था. सेटिंग अप ऑफ पीजे नायक कमेटी, ऑफिशियली नोन एज द कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया बाय आरबीआई इन 2014.
2014 में एक पीजे नायक कमेटी बनी, उनका क्या काम था, वो बोर्ड ऑफ बैंक्स के गवर्नेंस का रिव्यू करने के लिए ये कमेटी सेटअप करी गई थी। सेटिंग अप ऑफ ईज का क्या मतलब है, इनहैंस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस एजेंडा। सेटिंग अप ऑफ द ईज एजेंडा फॉर कैलिब्रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसबीज की परफॉर्मेंस को सही करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए, उसमें क्या बढ़ाना घटाना है, उसके लिए ईज मॉड्यूल सेटअप किया गया। ईज का फुल फॉर्म क्या है, इनहैंस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। इनहैंस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। कंसोलिडेशन अमंग पीएसयू बैंक्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सच बैंक्स फ्रॉम 27 to 12। देखिए ये मुहिम भी शुरू की गई, जो 27 टोटल पीएसबीज थे उस समय, उनको घटा के 12 करना है। कैसे करना है, मर्जर करके। काफ़ी मर्जर किए भी गए, अभी आगे देखेंगे हम लोग। ऑपरेशनलाइजिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। देखिए बैंक्स में एक बहुत बड़ी समस्या है एनपीए की, और जब बड़े लोन डिफॉल्ट होते हैं तो बैंक का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। इसीलिए आईबीसी को और दमखम दिया गया, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को और ताकत दी गई, जिससे कि बैंक्स के जो भी एनपीए अकाउंट्स हैं, स्ट्रेस एसेट्स हैं, जिनमें इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, उनको बेच करके या उनको डाइल्यूट करके या उनको लिक्विडेट करके बैंक का पैसा वापस किया जाए। टेकिंग स्टेप्स टू सेटअप अ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एज द अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में अभी हम बहुत बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आगे के 2-3 चैप्टर्स बाद हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ से जो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंस वाला है, इसके बाद से NABFID यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट शुरू करने के लिए सेटअप शुरू किया गया। टेकिंग स्टेप टू सेटअप द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL और बैड बैंक टू टेक ओवर। बैड बैंक का नाम आप सबने सुना होगा, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है सेटअप करने के लिए बैड बैंक, जिसमें वो सारे एनपीए अकाउंट्स को धीमे धीमे हैंडओवर कर देगी उस बैंक को, जिससे कि जो पीएसबीज हैं या जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट्स पे निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए जो कंपनी सेटअप करी जा रही है उसका नाम क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। Amending the Banking Regulation Act so as to bring the cooperative bank under the supervision and control of RBI। ये आपको वैसे ही पता होगा कि RBI के अंदर अब काफ़ी 2020 में भी जो नया गाइडलाइन आया उसके बाद तो कोऑपरेटिव बैंक स्टेट और RBI दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों उस पर रूलिंग कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, यही 2020 वाले की बात हो रही है, जिसके बाद उसका सुपरविजन RBI के अंदर में आने लगा है। इंक्रीजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर एक्सटेंडेड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फ्रॉम 1 लाख to 5 लाख। ये भी आप सबको पता होगा कि जो पहले DICGC में 1 लाख तक का कवर था उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर गया है। मतलब इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि यदि किसी कस्टमर के बैंक में 1 लाख रुपए जमा है तो उसको वो बैंक अगर फेल्योर हो जाता है, उस बैंक का वो डूब जाता है बैंक, तो कस्टमर को वो 1 लाख वापस मिलता है, चाहे उसमें 10 लाख जमा हो तब भी मिनिमम मैक्सिमम 1 लाख मिलेगा। और अब क्या हो गया, वो लिमिट 5 लाख कर दी गई कि आपका कितना भी पैसा बैंक में जमा हो तो इसमें या तो 5 लाख और द अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस, ये समझ लीजिए। आज की डेट में उसका इंश्योरेंस मतलब आपके डिपॉजिट का 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। तो दिमाग क्या कहता है, सही तरीका क्या है कि एक बैंक में 5 ही लाख रखिए, उससे ज़्यादा हो तो दूसरे बैंक में रख दीजिए, क्योंकि ये पर पर्सन पर बैंक है, ऐसा नहीं है पर अकाउंट नहीं है। तो अगर आपने 15 लाख जमा कर दिया और बैंक डूब जाता तो आपको सिर्फ 5 ही लाख मिलेगा भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ द UPI मेकिंग बोथ नेफ्ट एंड आरटीजीएस सिस्टम राउंड द क्लॉक 24/7। और क्या चेंजेस हुए कि 24/7 नेफ्ट और आरटीजीएस को कर दिया गया और UPI का इंट्रोडक्शन हुआ, विच इज़ वेरी यूजफुल। इंक्रीजिंग द FDI लिमिट टू द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 49 to 74। जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% से बढ़ा के 74% कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पूछा जाता है। ये देखिए पूरा एक सेटअप दिया है कि क्या स्टेटस है बैंकिंग सेक्टर का। देखिए आरबीआई के अंदर में 3 हो गए, कमर्शियल, आरआरबी या रीजनल रूरल और कोऑपरेटिव, ठीक है। और उसको फिर आगे और डिवाइड कर दिया है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कॉमेंट ऑन इट एंड जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड लर्न एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।